जी बच्चे, तैमूर। कर दिए सर स्टार्ट। ओके, बिस्मिल्लाह। ओके माय डियर किड्स, हम जो है ना वो पढ़ रहे हैं कि आपके पास जो कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, बाउंड्रीज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। और हमने जो है ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ा है कि जो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये माय डियर किड्स, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दैट लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दैट लॉ। और ये वाली जो है डिफरेंशियल फॉर्म है उसका, पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म भी इस फॉर्म कहते हैं। तो ये दोनों जो है ना आपके सामने है। और फिर हमने पढ़ा था कि आपके पास जो करंट डेंसिटी है वो तीन किस्म की होती है। कंडक्शन करंट डेंसिटी, कन्वेक्शन करंट डेंसिटी, और एक हमने पढ़नी है चैप्टर 10 में जाके, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है। और फिर हमने एनर्जी गैप्स के हवाले से देखा था कि कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी गैप नहीं होता, इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, और डायलैक्ट्रिक्स सेमी कंडक्टर्स में एनर्जी गैप इतना होता है कि थर्मल एजिटेशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और एक नई टर्म कल हमने इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलेशनशिप है वो कंडक्टिविटी के साथ है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस रो ई साइन म्यू ई। ये कंडक्ट, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। म्यू सब ई जो है, जिन जिन मीडिया की, जिन कंडक्टर्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की जिन मीडिया के अंदर, तो उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और मोबिलिटी कम होगी तो आपके पास कंडक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटली लोग मेजर करते हैं। और फिर हमने जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म थी, ये जो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई जो है, ये यहाँ कहीं किसी जगह में लिखा था, और ये मेरा ख्याल है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ पे किसी जगह में लिखा था जे इज इक्वल टू सिग्मा ई is called the point form of Ohm's law, the microscopic form of Ohm's law. J is equal to sigma E is the microscopic form of Ohm's law. तो हमने फिर इसको कनेक्ट किया था with the macroscopic form of Ohm's law. V is equal to IR. the macroscopic form है ये, ठीक है। और वो वाली आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। और हमने फिर एक चीज़ और मैंने आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपने किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में फर्ज किया, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर आपने बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो देन यू विल यूज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। तो ये आपके पास जो है ना वो हमने फिर कल ये बाउंड्रीज के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई किया था किसी कंडक्टर की बाउंड्रीज के ऊपर, तो हमने इंटीग्रल फॉर्म यूज की थी। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आपको याद है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो है। तो ये आपने ये चीज़ें कल की क्लास में हमने की थी। और फिर हमने एग्जांपल भी की थी, बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंट जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट की थी। तो आज हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इमेजेस। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम करते हैं आप, क्या फॉर्मूला होता है उसमें? एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ओवर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला मेरा ये है आप लोगों से कि अगर फर्ज किया किसी जगह पे पॉइंट चार्ज है और उसके पास एक बहुत बड़ा प्लेन पड़ा हुआ है कंडक्टिंग मीडियम का, जिसके ऊपर पोटेंशियल जीरो है, तो क्या उस कंडक्टिंग प्लेन की मौजूदगी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट चार्ज का, क्या वो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? पोटेंशियल जीरो है, वहां पे ग्राउंडेड है वो। चेंज होगा सर, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इफेक्ट होगी। रिलेटिव नहीं, आप देखें क्रॉस दी कंडक्टर ना देखें, उसी साइड पे देखें जिस साइड पे चार्ज पड़ा हुआ है उस रीजन में। फर्ज किया नहीं आपका जो इफेक्ट। z इज इक्वल
z इज इक्वल टू आपके पास ना एक्सवाई प्लेन के पैरेलल z इज इक्वल टू 5 पे पड़ा हुआ है, चार्ज पॉइंट चार्ज, और आपका जो कंडक्टिंग प्लेन है ये z इज इक्वल टू 0 जो एक्सवाई प्लेन में पड़ा हुआ है, और आप जो है ना z ग्रेटर देन 0 के वाला जो रीजन है वहां पे उसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर जो है दूसरी तरफ जा ही नहीं रहे, तो क्या उस सूरत में भी उस रीजन में ये कंडक्टिंग प्लेन जो ग्राउंडेड है उसकी मौजूदगी इलेक्ट्रिक फील्ड को मुतासर करेगी या नहीं करेगी? ये क्वेश्चन है। नो सर। करेगी। क्यों? देखिए बच्चे, आप जब भी किसी चार्ज को रखें किसी कंडक्टर की विसिनिटी में, तो उसमें जो उसके कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे? रीएडजस्ट होंगे ना, पॉजिटिव दूर चले जाएंगे, नेगेटिव नजदीक आ जाएंगे। यस। तो उसकी वजह से, उस इंडक्शन की वजह से क्या होगा आपके पास, उस इंडक्शन की वजह से आपके पास वो फील्ड वो जो है ना वो चेंज हो जाएगा, फील्ड उस रीजन में भी z ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में। तो ये जो चार्ज इंड्यूस होगा वहां पे, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इमेज चार्ज हम कहते हैं, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो है मालूम करने के लिए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इमेजिंग। अभी मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बना लूं, फिर आगे एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। So one important characteristic of the dipole field developed in chapter 4 is the infinite plane at zero potential that exists midway between the two charges. ये हमने पढ़ा है, ये हमने डायपोल एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चे जो बिल्कुल मिड में जो होगा प्लेन होगा, उस पूरे प्लेन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? 0। एक तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही होगी, एक तरफ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रही होगी, और हमने डायपोल का फील्ड पढ़ा भी है हमने पिछले चैप्टर में। Such a plane may be represented by thin infinite conducting plane. हम इसको represent कर सकते हैं आपके पास एक thin infinite conducting plane से। The conductor is an equipotential surface at a potential V is equal to 0. The electric field intensity as for a plane is normal to the surface. तो ये हमने बातें पहले भी डिस्कस की हुई। Electric field intensity will be normal to the surface. तो ये देखें आपके पास ये डायपोल है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके तो मिड में बिल्कुल प्लेन होगा, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो thus we can replace the dipole configuration जो लेफ्ट पे है with a single charge and conducting plane without affecting the field of the upper half figure. हम जो है ना वो ये वाली इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं कि इस साइड पे जो है उसमें चार्ज चेंज नहीं आएगी। Now we begin with a single charge above a conducting plane. The same fields above the plane can be maintained by removing the plane and locating the negative charge at a symmetrical location below it. हम ये कर सकते हैं कि ये वाला देखिए, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको, इसका मतलब है इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज हो और दरमियान में कोई कंडक्टिंग प्लेन ना हो, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं आपके पास, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है। तो हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि हमने जब ये कंडक्टिंग प्लेन हटा दिया तो उसके हटाने की वजह हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक इमेज चार्ज रखना पड़ेगा। अब मैं दोबारा बताने लगा हूँ। प्रॉब्लम मेरे बच्चे ये था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे करीब एक पड़ा हुआ है एक कंडक्टिंग ग्राउंडेड कंडक्टर जो है प्लेन है, ठीक है, तो इसको हम जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ज़ाहिर है अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल प्लेन अस्यूम कर सकते हैं जिसके ऊपर पोटेंशियल जो है ना वो 0 है और वहाँ पे होता है आपके पास। तो the same procedures can be done again and again. Any charge configuration above an infinite grounded plane may be replaced by an arrangement composed of the given charge configuration, its image and no conducting plane. हम क्या कर सकते हैं कि any charge configuration above an infinite ground plane may be replaced by an arrangement composed of the given charge configuration, its image and no conducting plane. आपके पास बच्चे ये देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है +1, एक नेगेटिव चार्ज है -q, और एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे ये बड़ी ही आपके पास है रो सब L जिसकी चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आप इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आपके पास ये +1 की जगह पे इधर -1 आ जाएगा,
-4 की जगह +4 आ जाएगा, प्लस रो एल की जगह -1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास इक्विपोटेंट सरफेस होगी जो हम कंडक्टर ज़ाहिर है वहाँ पे नहीं है, लेकिन हम अस्यूम कर सकते हैं इस पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। सर जो पहला केस है सर हमारे पास जिसमें कंडक्टिंग प्लेन है सर, उसमें इनिशियली तो सर पोटेंशियल 0 है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से फिर पोटेंशियल नहीं इंड्यूस होगा उस पे, क्योंकि फिर चार्ज सेपरेट होंगे। नहीं, उसमें एक्चुअली हम थिकनेस 0 अस्यूम कर रहे हैं ना हम उसकी, तो उसमें पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल जो है ना उसके ऊपर 0 ही रहेगा। ग्राउंडेड है ना, वो ग्राउंडेड है तो जाहिर है उसका पोटेंशियल हमने 0 ही रखना है, जो मर्जी हो, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल 0 ही होगा। ओके बच्चों, अब देखें एक एग्जांपल है, इससे आपको ये बात बेहतर समझ में आ जाएगी। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 5 और 0 हैं, x के लॉन्ग 2, y के लॉन्ग 5 और z के लॉन्ग 0। इसका मतलब है कि पॉइंट जो है ये xy प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, xy प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। ऑन द कंडक्टिंग प्लेन z is equal to 0 if there is a line charge, if there is a conducting plane है उसके ऊपर है, if there is a line charge of 30 nanocoulomb per meter उसकी चार्ज डेंसिटी है, located at x is equal to 0, z is equal to 3 as shown below। x is equal to 0, चार्ज जो है ना ये इसकी लोकेशन है, ये देखिएगा x यहाँ पे 0 होता है, तो ये आपके पास ये जो है ना वो उसका मतलब y के पैरेलल होगा, ये y के पैरेलल ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है, इसकी वजह से हमने जो है ना वो मालूम करना है। असल कॉन्फ़िगरेशन तो ये है आपके पास कि यहाँ कंडक्टिंग प्लेन है और ये आपके पास जो है ना वो क्या से कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मालूम करना चाहेंगे इसके ऊपर क्या होगी, कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इससे रिप्लेस करेंगे और आपके पास ये देख रहे हैं कि आपके पास ये एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाली लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली लाइन हमने सीम कर ली है यहाँ पे, दरमियान से प्लेन को रिमूव कर दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप प्लेन को रिमूव कर दें, जो ग्राउंडेड प्लेन है उसको रिमूव कर दें, और आप जो चार्ज आपके पास दिया हुआ है उसके अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज उसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे ले लें। द फील्ड एट P may now be obtained by superposition of the known fields of the two line। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आपने फील्ड मालूम करना है तो इन दोनों की सुपरपोजिशन की वजह से जो होगा वो आप मालूम करेंगे। तो आप देखिए, अब आपने जो पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है 2, 5, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आप इस लाइन से जो डिस्टेंस है उसका आप जानते ही हैं, आप निकाल सकते हैं उसको वो फार्मूला यूज करके, जो डिस्टेंस फार्मूला है, तो r सब प्लस जो है पॉजिटिव लाइन से इसका जो डिस्टेंस है क्या होगा 2ax माइनस 3az, और r सब z जो है इसका क्या होगा 2a सब x, r सब माइनस जो है इस वाली लाइन से इसका क्या होगा 2ax प्लस 3az। तो ये उनके पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे, डिस्टेंस उनका दरमियान में डिस्टेंस हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं 4 प्लस 9 अंडर रूट, इसका भी 4 प्लस 9 अंडर रूट, तो 13 अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। E प्लस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू रो सब L 2 बाय एप्सिलॉन नॉट और r प्लस a r प्लस क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप जो है ना वो इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ये चार्ज डेंसिटी है, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 13 2ax माइनस 3a सब z अंडर रूट 13। तो ये आपके पास इसको इसी तरह नेगेटिव जो है इसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज है उसके डिस्टेंस वाले जो है पोजीशन जो डिस्टेंस ये यूज कर लेंगे, ये यूनिट वेक्टर और यूज कर लेंगे आप, और इनको आप जो है ना सॉल्व कर लें। तो ओवरऑल जो है ना आपके पास देखेंगे कि 2ax पॉजिटिव के साथ है, ये 2ax नेगेटिव के साथ है, ये कट जाएगा, ये भी -13 इससे ये हम प्लस माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल टू -180 10 -9 2 बाय एप्सिलॉन नॉट 13। ये आप इनकी वैल्यूज पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की पाई की वैल्यू पुट करें, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास -249 a सब z वोल्ट पर मीटर नॉर्मल टू द प्लेन,
अगर ई मालूम कर लें तो डी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो आपके पास नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और आपके पास रो सब एस क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दिस। अब आपको पूछोगे जेड के लॉन्ग है ये, क्योंकि जेड के लॉन्ग है और उस प्लेन के जो है ना, जो प्लेन दिया हुआ है उसके नॉर्मल जेड ही है, तो इसका मतलब है कि उसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो रो सब एस इज इक्वल टू डी सब एन, तो -2.20 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर एट पॉइंट पी। तो ये आप जो है ना वो मेथड ऑफ इमेजेस से आप आसानी से एक इमेज चार्ज अस्यूम करके आप मालूम कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्ज किया है ग्राउंडेड प्लेन वहां पे ना होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता? सरफेस का हाफ होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई प्लस फिर जो है ना वही वो जो ई प्लस है, ई सब प्लस दिया हुआ ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अगर वो ना होता तो फिर है फिर आपका। सर ये जीरो क्यों नहीं आता है, मतलब ई प्लस और ई माइनस इक्वल एंड ऑपोजिट तो है, जीरो क्यों नहीं आता मतलब बेटा आप इक्वल देखो एंड ना, ऑपोजिट? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर आपके पास ये दोनों पॉजिटिव होते, अगर ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो फिर मिड में जीरो होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव है तो इसको अवे है, इसकी वजह से टुवर्ड्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव हो और ये पॉजिटिव हो तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, आप उसमें कैंसिल कर देंगे। तो सर इन जनरल हमारे पास किसी भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से डबल हो सकता है जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हाँ हाँ इन हाँ जनरल डबल हो सकता हाँ, है। अगर ग्राउंडेड प्लेन होगा तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, आपके पास नेट होगा, आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। तो ये डबल स्टैक क्यों हो रहा है सर, इसकी क्या इंट्यूशन है कि कंडक्टर की वजह से? इसकी इसकी क्या वजह है कि कंडक्टर की वजह से हुआ है? जी सर, वजह क्या है इसकी? हाँ, वजह ये है कि कंडक्टर पे जो इंड्यूस हुआ है ना चार्ज, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। सर उसको तो ग्राउंड नहीं कर दिया हमने सर, फिर कैसे चार्ज इंड्यूस? नहीं देखें, ग्राउंडेड तो वो है, ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उससे निकल जाएंगे, या अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो वहां पे आ जाएंगे। आप देखें बच्चे, ग्राउंडेड का मतलब क्या है आपके पास, ये आप चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, आप ये चीज मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हम आमतौर पर जो ग्राउंड इसलिए कहते हैं कि हमारे पास देखें, अगर कि चार्ज बॉडी को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, तो चार्ज फ्लो कर जाएगा और फिर चार्ज जीरो हो जाएगा उस बॉडी पे। इलेक्ट्रॉन ले लेगा ग्राउंड से और नॉन न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? यस सर। एग्री? और अगर फर्ज किया वो जो नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे। समझ आ गई? यस अब देखो, अब आपके पास ये ग्राउंडेड है, ये प्लेन जो है, जब आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके इफेक्ट को वो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ जाएंगे। सरफेस से आपके पास ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। एग्रीड? यस यस सर। तो ग्राउंड के पास एक्सेस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, वो ले भी सकता है, दे भी सकता है, बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, ठीक है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे तो उनका इफेक्ट जो है वो आप देख रहे हैं ना, जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहा हूँ बच्चे, तो उसमें से ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है। वैसे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यही था ना, एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज था, अब ये चीज उसमें से माइनस कर रहा हूँ, जिसके इफेक्ट को निगेट करना चाह रही है, तो निगेट करने की वजह से आपके पास ओवरऑल रिजल्टेंट आपके पास ये है, ठीक है। तो जब भी ये बच्चे माइक बंद करते हैं, बाहर से वेंटर की आवाज आ रही है, तो आपके पास जब भी इस तरह का होगा तो आपके पास ग्राउंड, आपने याद ये रखना है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ किसी भी वक्त चलते फिरते रास्ते में भी, कि अगर आपके पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी ग्राउंडेड प्लेन नियर बाय, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब उसके करीब एक ग्राउंडेड फील्ड एक प्लेन होगा आपके पास, तो फिर उसके फील्ड में फर्क होगा। और फर्क कहाँ से आएगा कि जो इंड्यूस चार्ज होंगे उसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, कंडक्टर प्लेन के ऊपर, वो फर्क डालेंगे। तो ये चीज आपने एज ए वाइवा याद रखनी है, आपने कोई बंदा पूछ सकता है आपसे। सेमीकंडक्टर इन जनरल डबल तो नहीं हो जाता, ये बात क्लियर कर। डबल नहीं होता, डबल तो हो भी नहीं, आपके सामने ही है, ये तो वेक्टर सम है, वेक्टर सम को कभी भी डबल नहीं बच्चे कह सकते।
अब देखें ओके जो E प्लस की वजह से है वो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और जो E प्लस और E माइनस है उसके आपके पास सिर्फ AZ के लॉन्ग आ रहा है, यस ठीक है। यस तो in an intrinsic semiconductor material such as pure germanium or silicon, two types of current carriers are present, electron and holes. जानते हैं ना बच्चों आप, क्या आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई जो बॉन्डिंग करते हैं आपस में, तो अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बॉन्डिंग से तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वहां पे होल्स आपके पास होंगे। एन टाइप मटेरियल्स और पी टाइप मटेरियल्स आपने पढ़े हैं। The electrons are those from the top of the field valence band which have received sufficient energy to cross the small forbidden band into the conduction band. तो ये यहाँ से valence band से यहाँ conduction band में चले जाएंगे। The forbidden band energy gap in typical semiconductor is of the order of 1 electron volt. तो ये objective का बच्चे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं किसी भी जगह जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो पूछ सकता है। तो ये जो मोटी मोटी चीजें ना ये आपने याद रखनी होती हैं। आपके पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उसमें एनर्जी गैप कितने ऑर्डर का होता है, तो आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसको एनर्जी को, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन बराबर होता है 1.6 10 to minus 19 जूल, है ना? यस सर ठीक है, तो वो कन्वर्जन भी आपको, ये बहुत छोटा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। The vacancies left by electrons represent unfilled energy states in the valence band. They may also move from atom to atom in the crystal. The vacancy is called a hole, and the properties of semiconductor are described by treating the hole as a positive charge of E, a mobility mu sub h, and an effective mass comparable to that of the electron. तो hole को हम आमतौर पे इलेक्ट्रॉन की तरह ही डील करते हैं। बेसिकली होल मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उनको फिल करने के लिए किसी कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो पीछे अपने पीछे होल छोड़ देता है, तो हम समझते हैं कि होल एक जगह दूसरी जगह मूव कर गया। फिर उसको फिल करने के लिए साथ वाली जगह से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हम कहेंगे जी होल यहाँ से वहां चला गया। तो हो बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फील्ड होता है जैसे आपके पास होल जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसलिए उसका जो इफेक्टिव मैस होगा वो हम इलेक्ट्रॉन्स का मैस ही यूज करेंगे होल के लिए, ठीक है। और मोबिलिटी उसकी जो है ना म्यू सब एच होगी, और चार्ज उसका बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के, सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी होगी उसकी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की नेगेटिव पोलैरिटी होगी। सो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं बच्चों, उनमें जो कंडक्टिविटी होगी वो दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस ड्यू टू होल्स। तो ये चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है रो सब ई, और ये होल्स की चार्ज डेंसिटी है। Mu sub e is the mobility of the electrons and mu sub h is the mobility of holes. As temperature increases, the mobilities decrease, but the charge densities increase very rapidly. ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी एक्चुअली होता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मूव करना चाहते हैं तो वो लेटेस्ट एटम के साथ ना कोलाइड करते हैं। तो अगर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एटम्स हैं वो वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का उनके साथ कोलिजन करने का चांस बढ़ जाएगा, तो इसलिए उनकी मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है इंक्रीज करने से। अगर आप जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन और साथ साथ चूंकि उनकी टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होती है। तो लेकिन ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कम्पेयर टू द डिक्रीज इन मोबिलिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल कंडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है। जैसे ये कहता है कि एज अ रिजल्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 100 एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम अबाउट 275 केल्विन टू 330 केल्विन। ये 330 केल्विन तकरीबन कितना बन जाता है, इसमें रूम टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन ये 300 के करीब होता है ना, उससे रूम टेम्परेचर ज्यादा ही है जी। तो 300 के करीब रूम टेम्परेचर होता है तकरीबन आजकल सर्दियों में, गर्मियों में शायद थोड़ा ज्यादा होता होगा। सो एनीवे, तो आपके पास ये जो है ना वो 275 केल्विन से अगर आप 330 केल्विन पे जाते हैं तो मोबिलिटी आपकी जो कंडक्टिविटी है 100 टाइम्स बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर,
while that of a metallic conductor decreases the temperature। तो ये एक जो है ना वो इनका क्या उसे कहते हैं कंट्रास्टिंग बिहेवियर है कंडक्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स का, कि सेमीकंडक्टर्स में जो है ना वो कंडक्टिविटी जो है ना बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और कंडक्टर्स के अंदर जो है ना ये डिक्रीज होती है। वजह उसकी यही है बच्चे कि आपके पास जो है ना वो कंडक्टर्स के अंदर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनका कि उनकी तादाद चार्ज डेंसिटी को बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एटम्स हैं कंडक्टर के वो वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लाइड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपके पास कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, और सेमीकंडक्टर्स जो है उनका बिहेवियर थोड़ा सा फर्क है। The intrinsic semiconductor also satisfy the point form of Ohm's law. The conductivity is reasonably constant with current density and with the direction of a current density. तो J is equal to sigma times E। तो semiconductor materials में भी हम जो है point form है Ohm's law के हम यूज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया जो चीज़ें करवानी थी इसमें से, और इसकी असाइनमेंट भी अब ड्यू है। अब चौथी के बाद फिर इसकी असाइनमेंट करेंगे। ये मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा मैं थोड़े कर दूं क्वेश्चन। बुक मेरी घर में पड़ी है, और मैं शाम को मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो अब फिर चैप्टर 6 आज ही स्टार्ट कर लें या कल स्टार्ट करें? कल स्टार्ट कर देते सर। कल स्टार्ट करने का इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, लेकिन साथ साथ रीडिंग